Hello everyone, I am Deepak Kapoor from PG Department of Commerce and Business Management। मेरा आज का टॉपिक है डिविडेंड पॉलिसी। इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ेंगे? मीनिंग ऑफ डिविडेंड एंड डिविडेंड पॉलिसी, डिविडेंड थ्योरीज, रेलेवेंस थ्योरीज, इररेलेवेंस थ्योरीज एंड डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिविडेंड। सबसे पहले हमें डिविडेंड का मीनिंग क्लियर होना चाहिए। सबसे पहले हम डिविडेंड का मीनिंग देखेंगे, क्या होता है डिविडेंड। द टर्म डिविडेंड रेफर्स टू दैट पार्ट ऑफ प्रॉफिट्स ऑफ ए कंपनी विच इज डिस्ट्रीब्यूटेड बाय द कंपनी अमंग इट्स शेयर होल्डर्स। कंपनी के प्रॉफिट का वो पार्ट जो कंपनी अपने शेयर होल्डर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर रही है उसको हम डिविडेंड बोलते हैं। इट इज़ द रिवॉर्ड ऑफ द शेयर होल्डर्स फॉर इन्वेस्टमेंट मेड बाय देम इन द शेयर्स ऑफ द कंपनी। ये एक तरह से रिवॉर्ड है जो शेयर होल्डर्स को मिलता है क्योंकि उन्होंने कंपनी के शेयर खरीदे हुए हैं। द इन्वेस्टर्स आर इंटरेस्टेड इन अर्निंग द मैक्सिमम रिटर्न। ऑन द अदर हैंड कंपनी नीड्स टू प्रोवाइड फंड टू फाइनेंस इट्स लॉन्ग टर्म ग्रोथ। इन दोनों को बैलेंस बनाने के लिए जो पॉलिसी बनाई जाती है उसको हम बोलते हैं डिविडेंड पॉलिसी। इन्वेस्टर हमेशा चाहता है कि उसे मैक्सिमम रिटर्न मिले और कंपनी चाहती है कि उसकी एक्सपेंशन हो, ग्रोथ हो, और दोनों की जो बैलेंस बनाने के लिए जो एक पॉलिसी बनाई जाती है उस पॉलिसी को हम बोलते हैं डिविडेंड पॉलिसी। आज हम सबसे पहले पढ़ेंगे थ्योरीज ऑफ डिविडेंड। डिविडेंड में दो तरह की थ्योरीज होती हैं, द इररेलेवेंस कंसेप्ट ऑफ डिविडेंड एंड द रेलेवेंस कंसेप्ट ऑफ डिविडेंड। इररेलेवेंस कंसेप्ट क्या कहता है कि चाहे कंपनी डिविडेंड दे या कंपनी डिविडेंड ना दे, उससे कंपनी की वैल्यू के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं आता, कंपनी के शेयर के प्राइस के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं आता। एंड ऑन द अदर हैंड जो रेलेवेंस थ्योरीज हैं वो क्या कहती है कि जितना कंपनी डिविडेंड देती है उसका इफेक्ट कंपनी की वैल्यू के ऊपर पड़ता है और कंपनी के शेयर के प्राइस के ऊपर भी पड़ता है। अब हम थोड़ा सा इनको पढ़ेंगे। सबसे पहले द इररेलेवेंस कंसेप्ट ऑफ डिविडेंड और द थ्योरीज ऑफ इररेलेवेंस। इसके अंदर फर्स्ट अप्रोच है रेजिडुअल अप्रोच। अकॉर्डिंग टू दिस थियरी डिविडेंड हैज नो इफेक्ट ऑन द वेल्थ ऑफ द शेयर होल्डर और द प्राइजेज ऑफ द शेयर्स एंड hence it is irrelevant so far as the valuation of the firm is concerned. This theory regards dividend decision merely as a part of financing decision because the earning available may be retained in the business for reinvestment. But if the funds are not required in the business, they may be distributed as dividend. Thus, the decision to pay dividend or retain the earning may be taken as a residual decision. This theory assumes that investors do not differentiate between dividend and retention by firm. Their basic desire is to earn higher return on their investment. In case the firm has profitable investment opportunities giving a higher rate of return than the cost of retained earning, the investor would be content with the firm retaining the earning to finance the same. However, if the firm is not in a position to find profitable investment, then the investor would prefer to receive the earning in the form of dividend. ये थ्योरी क्या कह रही है कि डिविडेंड का कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता कंपनी की वैल्यूएशन के ऊपर। अगर कंपनी के पास कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी है तो कंपनी वो पैसा यूज़ कर सकती है, और अगर कंपनी के पास कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी नहीं है इन्वेस्टमेंट की तो कंपनी को डिविडेंड देना चाहिए। और सेकेंड अप्रोच है मोदी-गिलानी एंड मिलर अप्रोच, जिसको हम MM अप्रोच भी बोलते हैं। मोदी-गिलानी एंड मिलर हैव एक्सप्रेस्ड इन मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव मैनर इन सपोर्ट ऑफ द थ्योरी ऑफ इररेलेवेंस। दे मेंटेन दैट डिविडेंड पॉलिसी हैज़ नो इफेक्ट ऑन द मार्केट प्राइस ऑफ शेयर्स एंड द वैल्यू ऑफ द फर्म इज डिटर्मिन्ड बाय द अर्निंग कैपेसिटी ऑफ द फर्म। वो कहते हैं कंपनी की जो वैल्यू है वो उसकी अर्निंग कैपेसिटी से पता लगती है, डिविडेंड का उसके ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं है। द स्प्लिटिंग ऑफ अर्निंग बिटवीन रिटेंशंस एंड डिविडेंड मे बी इन एनी मैनर द फर्म लाइक्स डज नॉट इफेक्ट द वैल्यू ऑफ द फर्म एज ऑब्जर्व्ड बाय MM under condition of perfect capital market, rational investors, absence of tax discrimination between dividend income and capital appreciation, given the firm investment policy,
its dividend policy may have no influence on market price of the share. वो कहते हैं कंपनी जो मर्जी शेयर रखे डिविडेंड का और रिटेन करने का, उससे कंपनी की वैल्यूएशन के ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं आता, कंपनी की वैल्यू के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं आता। और दूसरी थ्योरी है द रेलेवेंस कंसेप्ट ऑफ डिविडेंड, जिसको हम बोलते हैं थ्योरी ऑफ रेलेवेंस। इसमें दो अप्रोचेज हैं इसके अंडर, वॉल्टर अप्रोच एंड गॉर्डन अप्रोच। ये दोनों जो पर्सन है ये इस सपोर्ट पे थे कि डिविडेंड का कंपनी के शेयर के ऊपर इफेक्ट पड़ता है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे वॉल्टर अप्रोच। प्रोफेसर वॉल्टर अप्रोच सपोर्ट द डॉक्ट्रिन दैट डिविडेंड डिसीजन आर रेलेवेंट एंड अफेक्ट द वैल्यू ऑफ द फर्म। उन्होंने एक रिलेशनशिप के थ्रू बताना चाहा कि कंपनी को क्या करना चाहिए। वॉल्टर मॉडल इज बेस्ड ऑन द रिलेशनशिप बिटवीन फर्म्स रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, जिसको हम आर से डिनोट करते हैं, एंड कॉस्ट ऑफ कैपिटल, जिसको हम के से डिनोट करते हैं। सो उनका कहना था इफ़ आर इज़ ग्रेटर देन के, मतलब कंपनी को हायर रिटर्न इन्वेस्टमेंट से मिल रही है, तो उस केस में कंपनी को चाहिए कि वो डिविडेंड क्या करे, कम दे और अपने पास ज़्यादा पैसा रख के बिजनेस को बढ़ाए। सो ऐसी फर्म को हम ग्रोथ फर्म बोलते हैं, जिसका आर ग्रेटर देन होता है के से। आर मतलब रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, अगर वो बिजनेस में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो उससे रिटर्न उनको ज़्यादा हो रही है। और दूसरा उन्होंने बताया कि अगर कोई डिक्लाइनिंग फर्म है, डिक्लाइनिंग फर्म कौन सी होती है, जिसका के ज़्यादा होता है आर से, मतलब कॉस्ट उनको ज़्यादा पड़ रही है, रिटर्न कम आ रही है, तो ऐसी फर्म को डिविडेंड ज़्यादा देना चाहिए। सो उनके लिए उन्होंने बोला जी 100% पे आउट रेशियो। एंड थर्ड केस उन्होंने बताया कि इन केस ऑफ नॉर्मल फर्म जिनका आर और के बराबर है, द डिविडेंड पॉलिसी विल नॉट इफेक्ट द मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर। ऐसी फर्म का डिविडेंड पॉलिसी इफेक्ट नहीं करती मार्केट वैल्यू पर, तो वो कोई भी ऑप्टिमम डिविडेंड पॉलिसी डिसाइड कर सकती है। सेकेंड अप्रोच है जी गॉर्डन अप्रोच। सो गॉर्डन हैज़ ऑल्सो डेवलप्ड ए मॉडल ऑन द लाइन्स ऑफ प्रोफेसर वॉल्टर। उन्होंने क्या बोला है, उनकी कुछ एजम्पशंस थी। द फर्म इज़ एन ऑल इक्विटी फर्म, मतलब कि फर्म के पास सिर्फ इक्विटी कैपिटल ही है, कोई भी डेट और लोन वगैरह फर्म नहीं यूज़ कर सकती। नो एक्सटर्नल फाइनेंसिंग, द रेट ऑफ रिटर्न ऑन द फर्म इन्वेस्टमेंट इज़ कॉन्स्टेंट, द रिटेंशन रेशियो इज़ ऑल्सो कॉन्स्टेंट, द कॉस्ट ऑफ कैपिटल फॉर द फर्म रिमेन्स कॉन्स्टेंट, सो द फर्म हैज़ परपेचुअल लाइफ, कॉर्पोरेट टैक्सेस डू नॉट एग्जिट, मार्केट में कोई भी टैक्सेस नहीं है। सो अकॉर्डिंग टू गॉर्डन द मार्केट वैल्यू ऑफ ए शेयर इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर स्ट्रीम ऑफ डिविडेंड। अब गॉर्डन ने एक रिवाइज्ड मॉडल भी दिया था, जिसमें उन्होंने एक चीज़ बताई थी कि अगर आर और के बराबर है, अभी हमने वॉल्टर में भी पढ़ा था कि अगर आर और के बराबर है, रिटर्न जो है वो कॉस्ट के बराबर है, तो उस केस में हम क्या करते थे कि हमने अभी बताया कि वॉल्टर ने बताया था कि वो कोई भी डिविडेंड पॉलिसी रख सकते हैं कंपनी की, उसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं है। बट गॉर्डन का जो रिवाइज मॉडल है वो क्या कह रहा था कि अगर आर और के बराबर है तो हमेशा जो इन्वेस्टर होता है वो आज डिविडेंड लेना ज़्यादा पसंद करेगा रादर देन इन फ्यूचर। ठीक है जी। सो वो अभी ज़्यादा डिविडेंड पसंद करेगा क्योंकि द रुपी अर्नड इन टुडे इज मोर वर्थफुल देन रुपी अर्नड इन फ्यूचर डेट। सो ये गॉर्डन का रिवाइज मॉडल है। और लास्ट में हमारा जो टॉपिक आता है वो आता है फैक्टर्स अफेक्टिंग ऑफ डिविडेंड पॉलिसी। इसको हम डिटर्मिनेंट्स भी बोलते हैं, जो डिविडेंड के डिटर्मिनेंट्स हैं। सो इन पॉइंट्स को हम ध्यान में रखेंगे। सबसे पहला पॉइंट क्या है जी, लीगल रिस्ट्रिक्शन, कि कंपनी ये पॉइंट्स को ध्यान में रख के डिविडेंड देती है। सबसे पहले लीगल रिस्ट्रिक्शंस हैं। सो लीगल रिस्ट्रिक्शन का देखो ध्यान में रखना ज़्यादा ज़रूरी है कि कंपनी ने जब भी डिविडेंड इशू करना है तो वो सेक्शन 123 से सेक्शन 127 123 से 127 जो कंपनीज एक्ट 2013 है उसके फ्रेमवर्क को ध्यान में रख के देगी। सो इसमें सारा बताया होता है कि कंपनी ने कितने % रिजर्व में ट्रांसफ़र करना है, उसके बाद कंपनी के पास कितना प्रॉफिट बचेगा और उसमें से कितना डिविडेंड दे सकती है। तो कंपनी को लीगल रिस्ट्रिक्शन को ध्यान में रख के ही डिविडेंड को डिसाइड करना पड़ता है। सो डिविडेंड जो भी देना है वो कैपिटल में से नहीं देना, डिविडेंड देना है या तो करंट ईयर और पास्ट ईयर के प्रॉफिट में से। सो लीगल रिस्ट्रिक्शन जो है वो फर्स्ट फैक्टर है जो कंपनी ध्यान में रखती है। सेकंड, मैग्नीट्यूड एंड ट्रेंड ऑफ अर्निंग, कंपनी का ट्रेंड क्या चल रहा है अर्निंग का।
सो ये भी एक ध्यान में रखना है जी। द अमाउंट एंड द ट्रेंड ऑफ अर्निंग इज एन इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ डिविडेंड पॉलिसी, इट इज़ रादर द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ डिविडेंड पॉलिसी। सो कंपनी ट्रेंड को ध्यान में रखेगी और पास्ट ट्रेंड क्या था कंपनी का डिविडेंड देने का उसको भी ध्यान में रखेगी जब भी कंपनी ने डिविडेंड डिसाइड करना है जी, डिविडेंड देना है जी। डिज़ायर एंड टाइप्स ऑफ शेयर होल्डर, कंपनी के जो शेयर होल्डर्स हैं उनकी डिज़ायर क्या है। देखो ऑनर तो वही हैं, तो उनकी डिज़ायर क्या है। कुछ जो शेयर होल्डर होते हैं वो चाहते हैं रेगुलर डिविडेंड मिलना चाहिए, जैसे कोई रिटायर्ड पर्सन होता है या जो वीकर सेक्शन के पर्सन होते हैं उनको तो डिविडेंड की ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है रेगुलर, क्योंकि उन्होंने अपने डे टू डे एक्टिविटीज़ के एक्सपेंसेस भी डिविडेंड से ही बियर करने होते हैं, सो वो रेगुलर डिविडेंड चाहेंगे। और कुछ जो होते हैं यंग एंटरप्रेन्योर्स होते हैं जो अभी रिस्क लेने में ज़्यादा विश्वास रखते हैं और जो ज़्यादा वेल्थ को मैक्सिमाइज करना चाहते हैं, तो वो अभी कम डिविडेंड पसंद करके कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना ज़्यादा पसंद करते हैं। नेक्स्ट इज़ नेचर ऑफ इंडस्ट्री, आपकी इंडस्ट्री की नेचर कैसी है, मतलब इंडस्ट्री जो है उनको कांस्टेंट अर्निंग हो रही है या कांस्टेंट नहीं है। अब जैसे लीकर के केस में है, जो लीकर की इंडस्ट्री होती है उनको जो प्रॉफिट आता है या इनकम आती है वो रेगुलर आती है, ठीक है जी, क्योंकि लीकर की डिमांड जो है वो बूम और रिसेशन पीरियड में सेम रहती है, तो ऐसी कंपनी कांस्टेंट डिविडेंड दे सकती है। ऑन दी अदर हैंड जो कंपनी जिन कंपनीज़ को या जिन फर्म्स को ऐसा इनकम नहीं होती, कांस्टेंट इनकम नहीं होती, वो फिर ऐसे डिविडेंड रेगुलर डिविडेंड नहीं दे सकती। एज ऑफ द कंपनी, सो द एज ऑफ द कंपनी ऑल्सो इन्फ्लुएंस द डिविडेंड डिसीजन ऑफ ए कंपनी। ए न्यूली इस्टेब्लिश्ड कंसर्न हैज़ टू लिमिट पेमेंट ऑफ डिविडेंड, जो कंपनी नहीं आई होती है मार्केट में, वो अभी अपने आप को एक्सपेंड करने में लगी होती है, ग्रोथ में लगी होती है, तो वो अभी कम डिविडेंड दे के रिटेन करने में ज़्यादा विश्वास रखती है। सो जो पुरानी कंपनी होती है वो डिविडेंड ज़्यादा दे सकती है क्योंकि उनके पास पुराना प्रॉफिट भी होता है। नेक्स्ट, फ्यूचर फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट, अगर कंपनी को फ्यूचर में कोई अच्छी फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट लग रही है, मतलब कोई ग्रोथ अपॉर्चुनिटी लग रही है, तो वो आज कम डिविडेंड देगी, कंपनी वो पैसा इन्वेस्टमेंट के लिए रख लेगी। और अगर कंपनी के पास फ्यूचर में कोई फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट नहीं लग रही, कोई अच्छी इन्वेस्टमेंट प्रपोजल नहीं लग रही, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, तो उस केस में कंपनी ज़्यादा डिविडेंड दे सकती है। नेक्स्ट इज़ गवर्नमेंट इकोनॉमिक पॉलिसी, गवर्नमेंट की पॉलिसी है वो भी इफेक्ट करती है जी, ठीक है जी। सो इन 1974 एंड 1975 कंपनीज वर अलाउड टू पे डिविडेंड नॉट मोर देन 33% आउट ऑफ देयर प्रॉफिट और 12% आउट ऑफ देयर पेड अप वैल्यू विच वॉज लोअर। सो ये गवर्नमेंट ने तब पॉलिसी बनाई थी कि कंपनी 33% अपने प्रॉफिट का या 12% पेड अप वैल्यू का, दोनों में से जो लोअर अमाउंट होगी वही डिविडेंड देगी, इससे ज़्यादा डिविडेंड नहीं दे सकती। सो गवर्नमेंट की इकोनॉमिक पॉलिसी को भी ध्यान में रखता है। टैक्सेशन पॉलिसी, अगर टैक्स ज़्यादा है तो उस केस में कंपनी के पास रिटर्न कम बचेगी तो डिविडेंड भी कम देगी कंपनी। और ऑन द अदर हैंड अगर टैक्स कम है गवर्नमेंट की तरफ से तो कंपनी के पास रिटर्न ज़्यादा बचेगी तो कंपनी डिविडेंड भी ज़्यादा दे सकती है। इन्फ्लेशन भी इफेक्ट करती है। सो इन्फ्लेशन एक तरह से कॉन्स्ट्रेंट है डिविडेंड में। सो इन्फ्लेशन को भी ध्यान में रखना पड़ेगा क्योंकि उससे प्राइजेस भी काफ़ी जो है इफेक्ट करता है, प्राइजेस काफ़ी इन्फ्लेट हो जाते हैं, तो इन्फ्लेशन को ध्यान में रखना है। नेक्स्ट इज़ कंट्रोल ऑब्जेक्टिव्स, कंट्रोल ऑब्जेक्टिव भी ध्यान में रखने हैं जी। अगर कंपनी आज डिविडेंड ज़्यादा दे देगी तो उससे कंपनी का जो कंट्रोल है वो डिल्यूट होगा, शेयर होल्डर्स का जो कंट्रोल है वो डिल्यूट होगा। कैसे होगा? क्योंकि अगर कंपनी डिविडेंड ज़्यादा दे देगी उससे क्या होगा, अगर फ्यूचर में कंपनी को पैसा चाहिए होगा तो कंपनी को दोबारा शेयर इशू करने पड़ेंगे, जिससे नंबर ऑफ शेयर्स इंक्रीज हो जाएंगे और कंट्रोल जो है डिल्यूट होगा पुराने शेयर होल्डर्स का, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स का। सो रिक्वायरमेंट ऑफ इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, उनको भी ध्यान में रखना होगा जी। बैंक हैं, इंश्योरेंस कंपनीज हैं और इसके अलावा कोई और कॉरपोरेशन है तो उनकी रिक्वायरमेंट को भी ध्यान में रखना पड़ेगा। नेक्स्ट इज स्टेबिलिटी ऑफ डिविडेंड। स्टेबिलिटी ऑफ डिविडेंड का यहाँ पे मतलब क्या है जी? स्टेबिलिटी ऑफ डिविडेंड सिंपली रेफर्स टू द पेमेंट ऑफ डिविडेंड रेगुलरली एंड शेयर होल्डर्स जनरली प्रेफर पेमेंट ऑफ सच रेगुलर डिविडेंड्स। अब कुछ कंपनी जो स्टेबिलिटी को कांस्टेंट डिविडेंड पर शेयर मानती है और जो अदर होती है वो उसको क्या बोलती है जी? वो कांस्टेंट डिविडेंड, एक तो कांस्टेंट डिविडेंड पर शेयर हो जाएगा, एक कांस्टेंट पे आउट रेशियो को फॉलो करती है। कांस्टेंट डिविडेंड पर शेयर, जैसे किसी कंपनी ने बोल दिया कि हम ₹1 पर शेयर हम देंगे हर बार डिविडेंड, तो वो कांस्टेंट डिविडेंड पर शेयर हो गया। एक पे आउट रेशियो होता है
जैसे कंपनी ने कह दिया कि हम हर बार अपनी रिटर्न का 10% डिविडेंड देंगे, तो वो कांस्टेंट डिविडेंड पे आउट रेशियो होता है। लास्ट इज लिक्विड रिसोर्सेज। लिक्विड रिसोर्सेज भी काफ़ी इन्फ्लुएंस करते हैं डिविडेंड के लिए। अब किसी कंपनी के पास लिक्विड रिसोर्सेज कितने हैं? द डिविडेंड पॉलिसी ऑफ ए फर्म ऑल्सो इन्फ्लुएंस्ड बाय लिक्विड रिसोर्सेज। ऑल्दो ए फर्म में have sufficient available profit to declare dividend, yet it may not be desirable to pay dividend if it does not have sufficient liquid resources. कंपनी के पास प्रॉफिट है बट लिक्विड रिसोर्सेज नहीं है, तो कंपनी हायर डिविडेंड नहीं देना चाहिए कंपनी को। Hence the liquid position of a company is an important consideration in paying dividend. If a company does not have liquid resources, it is better to declare stock dividend, जिसको हम बोनस शेयर बोलते हैं। The issue of bonus share also amount to distribution of firm's earning among the existing shareholders without affecting the cash position. अगर कंपनी बोनस शेयर इशू कर रही है तो उससे कंपनी की कैश पोजीशन के ऊपर इफेक्ट नहीं पड़ रहा, सो लिक्विड रिसोर्सेज को भी ध्यान में रखना है। तो ये थे फैक्टर्स अफेक्टिंग डिविडेंड पॉलिसी। आज का हमारा जो टॉपिक था वो यही था। सो हमने क्या क्या डिस्कस किया? डिविडेंड का मीनिंग डिस्कस किया, क्या होता है जी। उसके बाद उसकी दो थ्योरीज जो रेलेवेंस एंड इररेलेवेंस थ्योरी थी उनको डिस्कस किया जी। उसके बाद हमने डिटर्मिनेंट्स को डिस्कस किया, फैक्टर्स अफेक्टिंग को डिस्कस किया। तो ये टॉपिक जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट जो आपकी बुक है ये एमकॉम, बीकॉम फाइनल ईयर एंड बीबीए फोर्थ सेमेस्टर में यूज़ होता है ये चैप्टर। सो होप आप सबको ये क्लियर हो गई होगा, टॉपिक क्लियर हो गया होगा। सो थैंक यू फॉर लिसनिंग।